अच्छा, अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका लिटरेचर रिव्यू, जिसको कि इतना मतलब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जो है वो उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे कुछ भी इस तरह से, क्योंकि वो आपने वो डिफरेंट जो कि साइंटिस्ट डिफरेंट रिसर्चेस को आपने उसमें पढ़ा हुआ है, तो वो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें डिफरेंट यानी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आगे हम जिनको यूज़ भी कर रहे हैं, और इनको इसलिए भी लिखना है कि सब चीज़ें आगे मतलब यूज़ हो रही हैं हमारे थीसिस के जो मेन चैप्टर्स के हवाले से ना। तो क्योंकि आपका मेन जो है टॉपिक वो चूँकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो भी होमोटोपी परटर्बेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो इसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो स्पेशल टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जिसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स को लेना होता है। जिस तरह आपने वो सिंपल इक्वेशन देखी होंगी जिसमें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उसमें ये होता है कि आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में जो सिंपल डेरिवेटिव है वो यूज़ होता है, जबकि इन इक्वेशंस में जो है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, और इसमें जो वेरिएबल्स की तादाद होती है वो एक से ज़्यादा होती है। मतलब इसमें एक जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो एक से ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि हम लेते हैं कि डी यू अपॉन डी एक्स, तो अगर मैं सिर्फ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूं तो ये सिर्फ बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स। लेकिन अगर मैं डी यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लूँ और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लूँ, तो मुझे इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जिसको कि हम कहेंगे करली यू अपॉन करली एक्स, और एक दफ़ा लेंगे करली यू अपॉन करली वाई। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, उसको चाहे वो यू नाम दे दें, चाहे उसको जेड नाम दे दें, जो भी नाम दे दें, लेकिन उसके जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, जैसे x1 x2 x3, या उसको x कह लें या y कह लें या z कह लें। ठीक है, तो बस इसमें ये होता है कि ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस में कि हमारे पास एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो वो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें फिर ऑर्डर ऑफ द जो डिफरेंशियल इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव के, यानी वो 2 टाइम्स उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको 3 टाइम कर रहे हैं, तो वो उसका ऑर्डर होगा। तो इसमें 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं, कुछ लीनियर होती हैं और कुछ इसमें नॉन लीनियर होती हैं। लीनियर इक्वेशंस कुछ इस तरह की होती हैं कि ये देखें आपके पास यहाँ पर u जो है वो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और t जो है वो है इंडिपेंडेंट। फिर u जो है वो एक ही है, यानी वही मतलब सेम जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इंडिपेंडेंट अब क्या है इसमें x। तो एक दफ़ा u को विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो उसका मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन इंडिपेंडेंट इसमें 2 हैं, t और x। लेकिन इसमें जो है हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा, यहाँ पे सिर्फ एक c जो है वो है हमारे पास कांस्टेंट, लेकिन इसके साथ कोई भी u या इसका कोई होल स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है और उसकी जो नेचर है वो क्या है, लीनियर इन नेचर। तो ये एक एग्जांपल है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि बड़ी सिंपल इक्वेशन जो लीनियर टाइप की हो। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, ये भी एक एग्जांपल ली हुई है, यानी पाइथन इक्वेशन की। सिर्फ उसका मकसद है कि इसको ये बताना है कि लीनियर और नॉन लीनियर के हवाले से। तो इसमें देखें कि हमारे पास u जो है वो डिपेंडेंट है और एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें भी हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट तो हो सकता है लेकिन कुछ और अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर हम देखेंगे कि वो नॉन लीनियर है या नहीं। तो ये सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट इसका डेरिवेटिव कितना है, वो उसका 2 टाइम्स है, और ये भी जो है वो लीनियर इन नेचर है। अच्छा, अब इसमें जो सेकंड है वो है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें अपने थोड़ा सा ये देखना है कि हमारे यहाँ u आ रहा है जो कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर भी u आ रहा है, ये कि यहाँ पे जो u आ रहा है इसके ऊपर कितनी पावर आ रही है, 3। तो इसका मतलब कि इसकी वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, नॉन लीनियर।
और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी एक एग्जांपल है जो कि नॉन लीनियर की है। अब क्यों नॉन लीनियर है कि इसमें देखिए u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे ऊपर, और साथ में u क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, या u की पावर आ जाए या फिर u क्या हो जाए उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी जो उसका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उस सूरत में भी ये इक्वेशन क्या होगी, ये नॉन लीनियर होगी। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर और नॉन लीनियर नेचर की हैं। तो ये इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि क्योंकि आगे हमारे पास इसके यही इक्वेशंस आगे बनेंगी हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी, जब हमारे चैप्टर्स आएंगे वो फ्लूइड्स वाले। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब एनालिटिक जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी टेक्निक, कोई भी फिज़िकल मॉडल हो, उसकी कोई इक्वेशंस अगर बन रही हो हमारे पास, तो ऐसी टेक्निक्स कि उसमें फ़र्ज़ करें कोई अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं या उसके कैलकुलस के फार्मूलाज यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है सिंपल उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह की वो जो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, वो हमें कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, एनालिटिक सोल्यूशन। जैसे एफएससी में हम कोई अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डेरिवेटिव का कोई हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कोई अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास आंसर्स आएगा। और वो आंसर किस नेचर का होगा, वो एनालिटिक सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास सिंपल ये फार्मूलाज के ज़रिए हम जो सॉल्व करते हैं चीज़ें, ठीक है। और एनालिटिक जो सॉल्यूशंस ये भी होते हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ अगर सीरीज़ फॉर्म में बन जाए, मिसाल के तौर पे जैसे EX की सीरीज़ जो है, ये जो उसकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ वो क्या होती है, 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसमें अप टू चलता चला जाती है वो सीरीज़। तो वो EX एक जो फंक्शन है ना हमारे पास, यानी इसमें कैलकुलस में, तो उसकी सीरीज़ फॉर्म भी जो है वो भी हमारे पास किस में आती है, एनालिटिक सोल्यूशन में आती है, अगर किसी इन्हीं क्वेश्चन की वो उस तरह की फॉर्म बनती है। फिर आपने सिंपल देखा होगा कि हम जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एनालिटिक सोल्यूशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो जो फार्मूला है वो यूज़ किया और उससे हमें हमारे पास आंसर आया। तो वो आंसर भी बेसिकली एनालिटिक सोल्यूशन होगा। तो एनालिटिक जो सोल्यूशन वही होता है जो हमारा सिंपल किसी भी जो मैथमेटिकल टेक्निक्स के साथ हम जिसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो कैलकुलस में हो या वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो। तो उसमें इतनी ही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। और इसमें जो हमारे पास ये एक कोई सोल्यूशन है, लेकिन हम इसके डीप में नहीं जा रहे क्योंकि ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो एनालिटिक किस्म का सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसमें यह है कि 2 डायमेंशनल लीनियर पैराबोलिक इक्वेशन, ये भी एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन की जो है जनरल फॉर्म वो ये है, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी सेकंड ऑर्डर की। क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर इसलिए कि इसमें मैक्सिमम देखें तो ये छोटा सा x नीचे लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो उसका मतलब कि x को विद रिस्पेक्ट टू हमने जो 2 टाइम्स लिया हुआ है, इसमें x और y को भी यहाँ पे जो 2 दफ़ा आ रहा है, यानी छोटा सा जो है यानी वेरिएबल की फॉर्म में, ये इसका मतलब होता है कि 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, चाहे 2 दफ़ा x के साथ लिया हो चाहे 2 दफ़ा इसको y के साथ लिया हो। तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं ये बड़ी अहम है, और इनका बहुत सारी साइंस की प्रॉब्लम या जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स के अंदर बड़ा इसका मतलब यूज़ है। जैसे हीट इक्वेशंस होगी, हीट ट्रांसफ़र इक्वेशंस हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो इक्वेशंस हैं। कुछ की एग्जांपल भी दी हुई है कि हीट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, तो उसकी ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, यहाँ पे जो u और छोटा सा t है, इसका मतलब है कि पार्शियल u अपॉन पार्शियल t इसका डेरिवेटिव है, जो कि मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। और इसमें u के नीचे जो 2 छोटे x हैं, इसका मतलब ये कि ये पार्शियल u अपॉन पार्शियल x को हमने 2 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो ये बेसिकली हीट की इक्वेशन है जो कि हमने मैथमेटिक्स में मतलब पढ़ते रहते हैं अक्सर, लेकिन इसको ज़्यादा वो डीपली उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे वो हीट इक्वेशन थी उस तरह से ये इनहोमोजीनियस कपल्ड बर्गर्स इक्वेशंस है
ये क्वेश्चंस भी जो है वो मतलब हमारे पास इसको भी हमने डीपली नहीं देखना क्योंकि ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। हाँ ये है कि ये इक्वेशंस का यूजेज बहुत है, यानी ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इसका बड़ा रोल है कि इसमें डिफरेंट फ्लूइड्स के यानी फ़्लो को देखने में। फिर अर्थक्वेक के जो शॉक्स होते हैं उनमें ये इक्वेशंस को देखा जाता है, मतलब मैथमेटिकल। फिर एक वो टर्बुलेंस जो फ़्लो है यानी फ्लूइड का, उसको भी देखने में जो है हमारे पास यही इक्वेशन को अप्लाई हम करते हैं उसमें, उसके फ़्लो को देखने के लिए, उसका यानी बिहेवियर चेक करने के लिए। तो इस इक्वेशंस का भी बड़ा इस्तेमाल है। तो ये एक जनरल फॉर्म है जिसकी आगे से ये डिफरेंट फिर फॉर्म्स ली हुई हैं। ये सारी बर्गर्स इक्वेशंस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ यूज़ कर रहा है वो आर आगे आएगा रेनॉल्ड नंबर, ये आगे अलग से एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है हमने इसमें। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास इक्वेशंस की। अच्छा, अब जो मतलब टेक्निक हमने यूज़ करनी है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो है होमोटोपी परटर्बेशन मेथड। यानी ये जितनी इक्वेशंस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं ना, ये सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, नॉन लीनियर। इनको सॉल्व करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे होमोटोपी परटर्बेशन मेथड, जिसको HPM भी कहते हैं। ये एक बिल्कुल नई टेक्निक है जो एनालिटिक ये सोल्यूशन देती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी, यानी दोनों तरह की इक्वेशंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो कि 1998 में ही ने जो थी, वो ही जो है वो इस तरह से नहीं कि ही कौन है, ही बेसिकली जो है वो एक मैथमेटिशियन है जिसने इस मेथड को जो था वो यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। तो उसमें ऐसा है हमारे पास कि इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। अच्छा, इस स्टेप्स को मतलब ज़्यादा उसमें वो जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो a इंटू वाई आर टी माइनस एफ आर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ये बेसिकली ये समझ लें कि हमारे पास ये जो a वाला हिस्सा है वो ये है, यानी इस इक्वेशन के अंदर ये सारा हिस्सा a है, ठीक है। और ये जो हिस्सा जिसको हम f कह रहे हैं वो ये हिस्सा ये वाला, यानी इस हिस्से को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा सारा इस तरफ आके। अगर मैं इन सबको ब्रैकेट में बंद करूँ, यानी इस हिस्से को अगर मैं ब्रैकेट में बंद करके इस तरफ लेकर आऊँ तो उस तरफ क्या रह जाएगा हमारे पास ज़ीरो। तो a बेसिकली जो यहाँ पर जो नीचे इसकी मतलब जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है वो सारी यानी इक्वेशन है, और इक्वल की उस तरफ जो है वो हमारे पास यानी फंक्शन दिया हुआ है उस इक्वेशन का, तो उसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है बेसिकली। अच्छा, ये क्वेश्चन जो कि टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे t यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो a रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी जिन जगह पर डेरिवेटिव लिए हुए हैं वो सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर जिनको वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं a से। और जो इस तरफ जो f ऑफ वाला जो सेक्शन है वो बेसिकली आपका क्या है फंक्शन है जिसमें डेरिवेटिव आपको नज़र नहीं आ रहे इस तरफ, ठीक है। तो ये a वाला हिस्सा और ये f वाला हिस्सा, तो उसको उसने इस तरफ ला के लिखा हुआ है, उस तरफ उसने ज़ीरो कर दिया। फिर a वाला जो हिस्सा है ये फर्दर भी दो हिस्सों में इसको इसने ब्रेक किया हुआ है। L मीन्स यानी लीनियर पोर्शन और N मीन नॉन लीनियर पोर्शन, ठीक है। तो ये जो दो पोर्शन है तो L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर पोर्शन, और N जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा नॉन लीनियर को। तो ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो जो हैं, ये दो जो डेरिवेटिव्स हैं इनमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये लीनियर इसका हिस्सा है। और जिनके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों आपस में, तो वो हमारे पास जो हिस्सा है वो क्या होगा, वो होगा नॉन लीनियर, जिसको n कह रहे हैं। तो हमने पहले a लिया, फिर a को इस तरह से ब्रेक किया मज़ीद दो हिस्सों में, और फिर उसमें हमने क्या करना है कि ये उसका यानी सिंबल हम यूज़ करेंगे कि उसमें एक हमने 1 माइनस क्यू लेना है, एक सिर्फ क्यू लेना है। तो यहाँ पे हमने लीनियर पोर्शन लिया उसका, यहाँ पे a वाला यानी फुल पोर्शन, और यहाँ पे f जो पूरी इक्वेशन का उस तरफ f था वो लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास होमोटोपी का जो है वो यानी कि जो टेक्निक को हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब भी क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो खैर इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स को हमने यहाँ पे मतलब डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर उसमें एक हम q इज़ इक्वल टू 0 के लिए हिस्सा ले लेते हैं और एक q इज़ इक्वल टू 1 के लिए, इसको फर्दर दो हिस्सों में हम ले लेते हैं।
तो ये भी जो है बस आपने सिर्फ इसको ये देखना है कि ज़्यादा डिटेल में वो आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ होमोटॉपी चूँकि एक वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने इसको इस तरह से ये नहीं सोचना है कि हम इस तरह से इसको ये मेथड चल रहा है हमारे पास। तो एंड पे जाके हमारे पास इस मेथड को हम जब एंड में जाएंगे तो ये एक सीरीज़ की फॉर्म में बनेगा। वो जो सीरीज़ होगी उसकी एक ना क्लोज फॉर्म होगी। जैसे कि मैं EX की सीरीज़ अगर लूँ तो एक EX की सीरीज़ क्या होती है, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये सीरीज़ बाद में जब इसको हम यानी क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये EX लिखेंगे इसे। तो जब भी होमोटॉपी का हम जब भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें एक सीरीज़ की फॉर्म बनेगी उसके आंसर की, जिसको कि हमने उसको फिर किसी ना किसी उसको फॉर्म में लिखना होगा, वो जो भी फॉर्म बनेगी। और सीरीज़ को किसी जगह से हम क्या करेंगे, उसको ट्रंकेट भी करेंगे ताकि हमारे पास, चूँकि डॉट से तो हम आगे तक हमें नहीं पता कि वहाँ तक आगे और कितनी टर्म्स हैं इसकी। तो ये बेसिकली कुछ एक उसका आइडिया है, यानी होमोटॉपी में जो स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ।